नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। कक्षा 11 में अध्याय 1 के भाग 1 आप सब ने देखा होगा। अब इसके आगे का टॉपिक भाग 2 में बताऊंगा। देखिए, चलिए शुरू करते हैं भाग 2। दोस्त, आज उपापचयी को देखने वाले हैं, ठीक है। उपापचय, तो उपापचय क्या है? प्रश्न आता, उपापचय क्या है? उपापचय क्या है, ये प्रश्न आता है। उपापचय सर क्या है, बता दीजिए उपापचय क्या है। ठीक है, तो जीवित जीवों के शरीर में होने वाली समस्त रासायनिक क्रिया को उपापचयी कहते हैं। समझे? या तो इसका दूसरा भी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में होने वाले समस्त रासायनिक क्रिया को उपापचयी कहते हैं। ठीक है, समझे? उपापचयी जो है, उपापचयी क्रिया 2 प्रकार के होते हैं। उपापचयी क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए समझते हैं। उपापचयी 2 प्रकार के होते हैं। अपचयी क्रिया, दूसरा उपचयी क्रिया। या इसको अपचय भी कहते हैं। अपचय या इसको उपचय के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो अब समझते हैं कि अपचयी क्रिया क्या है। अपचयी क्रिया क्या है? ठीक है, तो अपचयी क्रिया किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन की कमी होता है या ह्रास होता है, तो उसे अपचयी अभिक्रिया कहते हैं। मत समझ रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं। किसी पदार्थ, समझ रहे हैं ना? किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का कमी या ह्रास होता है तो उसे अपचयी क्रिया कहते हैं। अपचयी क्रिया कहते हैं। बात समझ गए? कोई दिक्कत? अब समझते हैं उपचयी क्रिया। अब क्या समझते हैं? उपचयी क्रिया क्या हो? पदार्थों में अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन में वृद्धि होता है, उसे उपचयी अभिक्रिया कहते हैं। तो उसको भी लिख लेते हैं। ये इसका डिफिनेशन हुआ और इसका डिफिनेशन यहाँ पर लिख देते हैं। उपचयी क्रिया किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन वृद्धि होता है
तो उसे उपचयी क्रिया कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत समझने में? समझने में दिक्कत है तो बोलिएगा। उपापचयी क्रिया सभी सजीवों में होता है। उपापचयी क्रिया सभी सजीवों में होता है और निर्जीवों में नहीं होता है। बात समझ गए कि जितने भी सजीव हैं सभी में उपापचयी क्रिया होते हैं। जितने भी सजीव हैं सभी में उपापचयी क्रिया होते हैं, निर्जीवों में उपापचयी क्रिया नहीं होते हैं। इसीलिए उपापचयी जो है सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। कौन? उपापचयी। बात समझ रहे हैं ना? तो उपापचयी क्रिया हम लैब में भी करा सकते हैं। उपापचयी क्रिया हम लैब में भी करा सकते हैं। ठीक है, उपापचयी क्रिया हम लैब में भी करा सकते हैं। रासायनिक क्रिया लेकिन वो जैविक क्रिया नहीं होते हैं। हम लैब में भी करा सकते हैं रासायनिक क्रिया, लेकिन वो जैविक क्रिया नहीं होती है। समझ गए? अब आगे समझते हैं। उपापचयी के सभी पॉइंट्स को आप कॉपी कलम उठाइए और लिखते चलिए। लिखने के लिए तैयार है? तैयार है ना? चलिए लिखिए। उपापचयी क्रिया का जो पहला पॉइंट है उसको लिखिए कॉपी में। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रिया उपापचयी क्रिया है। दूसरा, किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रिया नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रिया प्रदर्शित हो सकती है। जैसे जीव शरीर के बाहर परख नली में तथा पात्र में एकांकी उपापचयी क्रिया जैविक नहीं है। चौथा पॉइंट लिखिए, अतः उपापचयी क्रिया निरअपवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है। लिख लिए? अब समझिए इस पॉइंट्स को बढ़िया से कि हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक क्रिया, मतलब हमारे शरीर में जितने भी रासायनिक क्रिया होते हैं, जैसे भोजन का पचना, हम भोजन तो कर लेते हैं लेकिन सारी क्रिया जो अंदर में भोजन को पचाने का होता है वो रासायनिक क्रिया होते हैं, उसे हम उपापचयी क्रिया कहते हैं। बात समझ रहे हैं? उसके बाद किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रिया नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है? किसी भी निर्जीव वस्तु में या निर्जीव पदार्थों में या निर्जीव जीवों में, ठीक है, उपापचयी क्रिया नहीं होता। वो खाना नहीं खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं और वो भोजन नहीं पचाते हैं। इसलिए क्योंकि वो निर्जीव है। बात समझ रहे हैं? निर्जीव में उपापचयी क्रिया नहीं होगा। उपापचयी क्रिया यदि होगा तो वो सिर्फ सजीवों में होगा। बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? सिर्फ सजीवों में होगा। ये 2 पॉइंट समझ गए। उसके बाद तीसरा पॉइंट को समझते हैं कि शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रिया प्रदर्शित हो सकती है। यानी इसका मतलब, कहने का मतलब है कि शरीर के बाहर भी रासायनिक क्रिया हो सकती है। रासायनिक क्रिया हो सकती है कोशिका के बाहर भी, लेकिन वो जैविक नहीं हो सकती है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे है कि जीव शरीर के बाहर परख नली में, यानी परख नली में भी उपापचयी क्रिया करवा सकते हैं। ठीक है, परख नली में भी उपापचयी क्रिया हम करवा सकते हैं, लेकिन वो जैविक नहीं होगा।
तथा पात्रे में एकांकी उपापचयी क्रिया जैविक नहीं होती है। यानी प्रखनली में भी यदि उपापचयी एकांकी में उपापचयी क्रिया यदि होगा तो वो जैविक नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। उसके बाद अतः हम कह सकते हैं कि उपापचयी क्रिया निरअपवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है। समझ लिए उपापचयी क्रिया। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ उपापचयी क्रिया समझने में? नहीं। तो आगे समझते हैं आगे के टॉपिक को। ठीक है, पढ़ने वाले हैं दोस्त संवेदनशीलता तथा अनुकूलता। ठीक है, समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है कोई भी। ये संवेदनशीलता तथा अनुकूलता क्या है, संवेदनशीलता और अनुकूलता क्या है दोस्त, इस बारे में समझते हैं। कोई भी हमारे आसपास समझ रहे हैं ना, कोई भी हमारे आसपास भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है, कोई भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होता है या जैविक पर्यावरण में बदलाव आता है, उसके प्रति हमारा क्या संवेदनशीलता या अनुकूलता है। ठीक है, अनुकूलता है उसे ही हम संवेदनशीलता या अनुकूलता कहते हैं। ठीक है, संवेदनशीलता मतलब होता है किसी भी चीज का सेंस करना या अनुभव करना। ठीक है, समझ रहे हैं ना, अनुभव करना। जैसे में लेते हैं कि यदि कोई हमें हाथ में पीन को चुभोएगा, ठीक है, चुभोएगा तो हमें क्या होगा, सेंस होगा, अनुभव होगा कि हमारे हाथ में कोई पीन को चुभो रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप देखे होंगे छुई मुई का पौधा, उसके जो पत्तियां होते हैं उसको छूने के बाद वो मुरझित हो जाते हैं। छूने के बाद क्या होते हैं, वो मुरझित हो जाते हैं। ठीक है, तो मुरझित जब हो जाते हैं, ठीक है, तो जब मुरझित हो जाते हैं तो क्या होता है, वो संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता के कारण ही वो मुरझित होते हैं। संवेदनशीलता के कारण ही वो क्या हो जाते हैं, मुरझित हो जाते हैं। बात समझ। संवेदनशीलता सभी प्राणियों में होता है कि उसका कौन भाग छू रहा है, उसका कौन सा भाग छू रहा है। बात समझ रहे हैं? संवेदनशीलता मतलब होता है कि सेंस करना, अनुभव करना। कोई व्यक्ति का यदि पैर छू रहा है, समझिए, कोई पैर छू रहा है तो उसको अनुभव हो जाता है कि मेरा कोई पैर छू रहा है। यही है संवेदनशीलता। समझ रहे हैं संवेदनशीलता को? यदि आपके शरीर पर कोई छोटा चींटी भी चढ़ेगा तो आपको सेंस होगा, अनुभव होगा कि मेरे पैर के ऊपर पे कुछ चढ़ रहा है। समझ रहे हैं? इसी को कहते हैं संवेदनशीलता। बात समझे? अनुकूल को समझते हैं। ठीक है, अनुकूल क्या है, बाह्य वातावरण के प्रति हम क्या होते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। यानी वातावरण के प्रति अनुकूल हो जाते हैं। जैसे गर्मी पड़ रहा है, जैसे क्या हो रहा है, अभी गर्मी पड़ रहा है, तो गर्मी पड़ रहा है तो हमें क्या निकल रहा है, पसीना आ रहा है। हमें क्या आ रहा है, पसीना आ रहा है। बात समझ रहे हैं? बाहर यदि गर्मी पड़ रहा है तो हमें अंदर क्या आ रहा है, पसीना आ रहा है। तो पसीना आ रहा है, बात समझ रहे हैं? पसीना क्यों आ रहा है, हमारे शरीर की, ठीक है, हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए पसीना आ रहा है, ताकि मेरा शरीर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। यदि सर्दी मान लिया जाए, मौसम सर्दी का आ गया, ठीक है, तो सर्दी के मौसम में क्या होता है कि शरीर मेरा कांपने लगता है, ऐसे होने लगता है, ठंड के वजह से। ठीक है, शरीर अनुकूलित हो गया, ठंड लगने लगा। तो हम क्या करते हैं, जब कांपने लगता है शरीर, तो उस शरीर की टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए हम गर्म कपड़ा को धारण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गर्म कपड़ा को धारण कर लेते हैं। मतलब स्वेटर पहन लेते हैं या जैकेट पहन लेते हैं। हम
ये सर्दी के मौसम में अपने शरीर को क्या कर लिए, उसके अनुकूल कर लिए कि हाँ गर्म कपड़ा पहन लिए, अब शरीर ठंड नहीं लगेगा, अब ठंड नहीं लगेगा। बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं, अनुकूलता कहते हैं। अनुकूल हो जाना, उसके अनुकूल हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलता कहते हैं। बात समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसके सभी पॉइंट्स को बारीकी से अभी यहाँ पर लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। आप भी कॉपी कलम उठाइए और लिखते चलिए, ठीक है। आपको पहले लिखा देंगे, उसके बाद समझाएंगे एक एक पॉइंट को। बात समझ रहे हैं ना, ताकि आपका नीट भी साथ ही साथ क्लियर होते जाएगा। चलिए लिखते चलिए, पहले पॉइंट्स को लिखते हैं। संवेदनशीलता तथा अनुकूल का जो पहला पॉइंट्स है वो है, लिखिए पहले कॉपी में लिखाते हैं। अपने आसपास के भौतिक, अपने आसपास के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक पर्यावरण के पर उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया सभी जीवों का विशिष्ट लक्षण है। प्रोकैरियोट से लेकर, दूसरा पॉइंट है, प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट जंतु तथा पौधे सभी पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। लिख लिए। उसके बाद अब समझते हैं दोनों पॉइंट्स को बारीकी से, कि अपने आसपास के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक पर्यावरण उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता या प्रतिक्रिया सभी जीवों का विशिष्ट लक्षण है। ये सभी जीवों में विशिष्ट लक्षण है। सभी जीव अनुभव करते हैं, सेंस करते हैं, समझ रहे हैं ना। सभी जीव अनुभव करते हैं, सेंस करते हैं और बाह्य वातावरण के प्रति अनुकूल हो जाते हैं। बाह्य वातावरण के प्रति अनुकूल हो जाते हैं। गर्मी रहेगा तो पसीना निकलेगा, सर्दी रहेगा तो शरीर कांपेगा। बात समझ रहे हैं ना, ये अनुकूल हो जाना हो जाता है, ठीक है, कि वातावरण के प्रति अनुकूल हो जाना। तो और भी होता है, कई फसल भी वातावरण के अनुकूल होता है, यानी गर्मी रहेगा तभी वो फसल उगेगा, यदि गर्मी नहीं रहेगा तो वो फसल नहीं उगते हैं। तो कोई फसल ऐसा होता है जो कि सर्दी में ही बोया जाता है, वो मौसम के अनुकूल होता है, मौसम के अनुकूल हो जाता है, वो भी फसल मौसम के अनुकूल उपजता है। समझ रहे हैं ना। तो पहला पॉइंट्स को समझ गए होंगे, आशा और विश्वास करते हैं। दूसरा पॉइंट्स को समझिए, क्या है दूसरा पॉइंट, कि प्रोकैरियोट्स से लेकर जटिलतम यूकैरियोट्स, मतलब प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है जितने भी जीव के शरीर में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं और जितने जीव के शरीर में यूकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं, सभी जंतु या पौधा, सभी जितने भी जंतु हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी पौधा हैं, सभी पर्यावरण संकेतों के प्रति, पर्यावरण, जब पर्यावरण का जो संकेत है या जो पर्यावरण बदलता है उसके प्रति संवेदना प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। यानी संवेदना मतलब सेंस करते हैं, अनुभव कर लेते हैं और प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, यानी उसके जैसा अनुकूल हो जाते हैं, ठीक है, उसके जैसा अनुकूल हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे का टॉपिक फिर आपके सामने जीवन चक्र को समझते हैं। अब जीवन चक्र क्या है, ठीक है, क्या समझते हैं, जीवन चक्र क्या है। तो जीवन चक्र जो होता है, जीवन चक्र जो होता है वो जैसे कि कोई व्यक्ति का जन्म होगा, ठीक है, उसके बाद वयस्क होगा, उसके बाद जनन करेगा, उसके बाद वृद्धा होगा, उसके बाद मृत्यु होगा। बात समझ गए। आइए समझते हैं बोर्ड पर क्या है। कोई भी व्यक्ति का जन्म हुआ, ठीक है,
वो विकसित होगा, यानी बढ़ेगा, बढ़ेगा, विकसित होगा, उसके शरीर में ग्रोथ होगा, वृद्धि होगा, पूरा विकसित हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, वयस्क बन जाएंगे, वयस्क बन जाएंगे, वयस्क बन जाएंगे। वयस्क के बाद क्या होगा, वो जब वयस्क हो जाएंगे तो वो जनन करेंगे। जनन क्या होता, अपने जैसा संतान को बनाएगा, अपने जैसा संतान को बनाएगा, यानी जनन करेगा, जनन करेगा। जनन करने के बाद क्या होगा, फिर जनन करने के बाद वृद्धा हो जाएगा। जनन करने के बाद क्या हो जाएगा, वृद्धा हो जाएगा, वृद्धा हो जाएगा। वृद्धा के बाद क्या होगा, वृद्धा होने के बाद मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। समझ गए, ये है जीवन चक्र। ये क्या है, जीवन चक्र है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म होगा, वो वृद्धि वृद्धि होगा, उसमें वो विकसित होगा, तो वयस्क बन जाएगा। वयस्क बनने के बाद, वयस्क बनने के बाद क्या होता है, गांव देहात में शादी ब्याह हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करने लगते हैं, रिप्रोडक्शन करने लगते हैं, मतलब जनन करने लगते हैं। तो जनन करेगा, अपने जैसा संतान बनाएगा, उसके बाद कुछ समय बाद वो वृद्धा हो जाएगा। कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, वृद्धा हो जाएगा। उसके बाद वृद्धा होने के बाद उसकी क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा। उसकी क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। बात समझ गए, इसे ही जीवन चक्र कहते हैं, इसे ही जीवन चक्र कहते हैं। इसके सभी पॉइंट्स को लिखते हैं बोर्ड पर, उसके बाद लिखाएंगे, उसके बाद समझा देंगे। बात समझ गए, एकदम बारीकी से समझाएंगे, समझिएगा, ठीक है। सभी पॉइंट्स को पहले लिखिए, लिखाते हैं। पहला पॉइंट है, सभी जीव एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करता है। सभी जीव एक सभी जीव एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, उनका जन्म होता है, ठीक है, वे विकसित होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, प्रजनन करते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखिए, कुछ समय बाद वे वृद्धा हो जाते हैं, कुछ समय बाद वे वृद्धा हो जाते हैं। अंत में उनका मृत्यु हो जाती है, अंत में उनका मृत्यु हो जाती है। अतः जीवों में क्रमबद्ध रूप से विविध क्रिया होती है। अतः जीवों में क्रमबद्ध रूप से विविध क्रिया होती है। इसे ही जीवन चक्र कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, जीवन चक्र कहते हैं। दोस्त समझ रहे हैं ना, मजा आ रहा है समझने में, ठीक है। इसी तरह वीडियो में बने रहिए। यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का भी घंटी दबा लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे, आपके सेवा में प्रस्तुत करते रहेंगे, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत। अगला टॉपिक है जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म। क्या है, ये कोशिका का एक भाग है। कोशिका बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर कोशिका होता है। कोशिका को बेस माना जाता है बायोलॉजी का। यदि आप कोशिका नहीं पढ़े हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हम कोशिका पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। उसको पहले देख लीजिएगा, उसमें कोशिका समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे के जितना भी चैप्टर है सभी समझ में आएंगे, ठीक है। तो आज हम जीव द्रव को समझते हैं, उसी का एक भाग है। तो जीव द्रव क्या है, ठीक है। जीव द्रव में जैविक रासायनिक क्रिया संपन्न होते हैं, जितने भी या संपूर्ण संपूर्ण जैविक क्रिया जो होते हैं ना, वो जीव द्रव में ही संपन्न होते हैं। संपूर्ण जैविक क्रिया, कौन कौन जैविक क्रिया, तो समझते हैं कौन कौन जैविक क्रिया है। ये कोशिका को बना रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर में
केंद्रक पाया जाता है। इसके अंदर में ये केंद्रक होते हैं जो पूरे कोशिका को मॉनिटरिंग करते हैं। ये क्या है? केंद्रक। पूरे कोशिका को मॉनिटरिंग करने का काम करता है, यानी पूरे कोशिका को नियंत्रण करने का काम करता है, पूरे कोशिका के अंदर में देख रेख करने का काम करता है। समझ रहे हैं? इसीलिए कोशिका का दिमाग भी केंद्रक को ही कहा जाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये ऊर्जा बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। क्रेब्स चक्र चला करके ऊर्जा तैयार करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद गाल्जी बॉडी भी होते हैं। गाल्जी बॉडी जो कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। गाल्जी बॉडी ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट जो भोजन बनाता है, जो भोजन बनाने का काम करता है, ठीक है। जो भोजन बनाने का काम करता है। बात समझ गए? इसके अंदर ये जीव द्रव भरा हुआ, ये लाइसोसोम भी पाया जाता है। ठीक है। इसके अंदर लाइसोसोम, राइबोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये सब पाए जाते हैं कोशिका के अंदर में, ठीक है। तो सभी का अलग अलग अपना अपना कार्य है। लाइसोसोम, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। लाइसोसोम वो पूरे कोशिका का सफाया करने का काम करता है, ठीक है। उसे आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है, ठीक है। वो जो भी कोशिका के अंदर में या जीवद्रव के अंदर में किसी पार्ट का यदि मौत हो जाता है तो उसको गलाने का काम लाइसोसोम ही करते हैं, ठीक है। उसके अंदर में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। समझ गए? और संपूर्ण जैविक क्रिया इसी जीवद्रव में संपन्न होते हैं। ये बात समझ गए? कोई दिक्कत हुआ समझने में? नहीं हुआ? जीवद्रव के सभी पॉइंट्स को दोस्त बारीकी से समझते हैं, ठीक है। तैयार है ना? कॉपी कलम ले लिए है ना? पहले लिखिए कॉपी कलम में ले करके, ठीक है। लिखते चलिए। लिखा रहे हैं पहला पॉइंट से कि जीवधारियों में वास्तविक जीवित पदार्थ जीवद्रव होता है। यानी जीवधारियों में जो वास्तविक जीवित पदार्थ होता है वो जीवद्रव होता है, ठीक है। लिख लिए। दूसरा लिखिए, यही जीवों की भौतिक आधारशिला है। लिख लिए दूसरा। तीसरा लिखिए, जीवद्रव में सभी जैविक क्रिया होती है। लिख लिए। उसके बाद चौथा पॉइंट को लिखिए, जीवद्रव में होने वाले रासायनिक व भौतिक परिवर्तन और जीवद्रव वातावरण के बीच आदान प्रदान की क्रिया ही जैविक क्रिया कहलाती है। बात समझ रहे हैं? जैविक क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। इस पॉइंट्स को समझते हैं बारीकी से कि जीवधारियों में वास्तविक जीवित पदार्थ जीवद्रव कहलाता है। यानी वास्तविक जो जीवन होता है इस शरीर में जो वास्तविक जीवन है वो जीवद्रव ही होता है, ठीक है। तो कैसे होता है? यदि जीवद्रव इस शरीर में या कोशिका के अंदर में 1% कम होता है तो प्यास का अनुभूति होता है। यदि 5% कम हो जाए जीवद्रव तो तरास उठता है। यदि 10% कम हो जाए तो इस दुनिया से डिलीट कर जाएगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है।
इसीलिए इसीलिए जीव वास्तविक जीवित पदार्थ जीवद्रव्य होता है। ठीक है, यह जीवों की भौतिक आधारशिला है, यह जीवों की भौतिक आधारशिला है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद समझिए जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रिया होती है। जीव द्रव्य में जितने भी जैविक क्रिया होते हैं कोशिका के अंदर में, वो सभी जीव द्रव्य के अंदर ही होते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट को समझिए कि जीव द्रव्य में होने वाले, जीव द्रव्य में जो होने वाले रासायनिक, समझ रहे हैं, परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हो या भौतिक परिवर्तन हो, और जीव द्रव्य वातावरण के बीच, जीव द्रव्य का जो वातावरण के बीच होता आदान प्रदान होता, यानी लेन देन होता, समझ रहे हैं, लेन देन होता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, लेन देन करने की क्रिया को जैविक क्रिया कहते हैं, समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो समझ गए, तो आगे इसके टॉपिक को समझते हैं। आपको ये मेरी भाषा समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।